हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, इससे पिछली क्लास में हमने डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में कहाँ पाए जाते हैं और डी ब्लॉक एलिमेंट की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किस तरीके से चेंज होता है, उसके बारे में हमने पढ़ा। आज की क्लास में हम लोग फर्दर जो है डी ब्लॉक एलिमेंट की कुछ और प्रॉपर्टी, जिसमें से एक है आपकी एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जहाँ पर हम जानेंगे कि एटॉमिक रेडियस पर क्या फ़र्क पड़ता है जब आपकी जो एलिमेंट है स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, इनमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, किस तरीके से क्या ये इंक्रीज़ होता है या फिर डिक्रीज़ होता है। तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। पीरियोडिक टेबल में एक बार फिर से आपको दिखा दूं, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंटर में आपकी डी ब्लॉक एलिमेंट है। ये आपके सेंटर में डी ब्लॉक एलिमेंट है। लेफ़्ट से राइट का मतलब है, जब भी मैं लेफ़्ट से राइट की बात करूँ तो आप समझ जाएंगे स्कैंडियम से हम जिंक की तरफ जा रहे हैं, और टॉप टू बॉटम की बात करें तो आप ये समझ जाएंगे स्कैंडियम से मैं लैंथेनम और एक्टिनॉइड की तरफ जाने की बात कर रहा हूँ। इसी बेसिस पर हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं अब आयोनिक रेडियस की तरफ, उसके बारे में जानते हैं किस तरीके से ये डी ब्लॉक एलिमेंट में चेंज होता है। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम बात करते हैं एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई की। ये क्या होता है, यानी किसी भी एटम का रेडियस ये क्या होता है। ग्रुप डी एलिमेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो ये पहले क्या होता है, डिक्रीज़ होता है लेफ़्ट टू राइट आने में, यानी स्कैंडियम से जिंक की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो सेंटर तक आने में, यानी कि आयरन तक आने में ये जो है एटॉमिक रेडियस धीरे धीरे कम होता है। लेकिन आयरन के बाद की अगर बात करें, उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाता है और लास्ट में यानी जिंक तक आते आते ये फिर से इंक्रीज़ होने लगता है। इसका रीज़न क्या है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा स्टूडेंट्स इसलिए होता है कि जैसे जैसे डी ऑर्बिटल्स की संख्या बढ़ती है, डी ऑर्बिटल्स की संख्या में जब इलेक्ट्रॉन उसकी डी ऑर्बिटल्स में एंटर करेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। तो जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो पॉजिटिव चार्ज भी वहाँ पर बढ़ेगा, यानी न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा। न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज़ होगा तो जो हमारा न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा फोर्स के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब वो ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट अपनी तरफ करेगा तो ये जो हमारे एटम होंगे, जो इलेक्ट्रॉन से हमारे वैलेंस सेल में, ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज काफ़ी पावरफुल होता है न्यूक्लियर चार्ज एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है इतना मजबूत, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है जितना आपका न्यूक्लियर चार्ज मजबूत होता है। इस वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज जब बढ़ जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आसानी से अट्रैक्ट कर लेगा। तो जाहिर सी बात है कि आपके एटम का रेडियस अपने आप छोटा हो जाएगा। तो आगे हम बात करते हैं कि सेंटर तक तो ये डिक्रीज़ होता है, उसके बाद ये कांस्टेंट क्यों हो जाता है, इसका क्या रीज़न है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इसमें हम यहाँ पर जानेंगे कि जब सेंटर के बाद यानी आयरन तक आते आते क्या होता है, ये डिक्रीज़ होता है, और उसके बाद क्या होता है कि जो आपकी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जब आपकी बढ़ेगी इनर सेल में, अब जो बाहर की सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, एक रिपल्सन फोर्स जनरेट होगी। दोनों ही नेगेटिव चार्ज हैं तो रिपल्सन जनरेट होगा, यानी कि स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट यहाँ पर एक्ट करने लगेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर जाएंगे, और जब ये दूर जाएंगे तब क्या होगा, एटम का रेडियस जो है
पहले के जितना कम होना बंद हो जाएगा। और धीरे धीरे क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जब बढ़ जाता है, तब क्या होगा स्टूडेंट। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो बीच में क्या होता है कि एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट हो जाता था, क्योंकि वहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट जो था इलेक्ट्रॉन्स का, अब न्यूक्लियर चार्ज को काउंटर कर पा रहा था, उसको रोकने में कामयाब था, यानी उसको बैलेंस कर रहा था। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन ज़्यादा हो जाता है, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है आयरन के बाद के एलिमेंट्स में, तब क्या होता है स्टूडेंट्स, तब आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे। जब ये दूर जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपका एटॉमिक रेडियस इस केस में इंक्रीज़ होने लगेगा। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से एटॉमिक रेडियस चेंज होता है। चलिए चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में। इसे हम इस फिगर से भी यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर आप देखें तो स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, यानी जितने भी आपके 3D 4D और 5D वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले क्या हो रहा है, स्कैंडियम से लेकर टाइटेनियम आयरन तक आते आते आप देखेंगे आयरन के बाद ये कांस्टेंट होने लगता है, और उसके बाद कॉपर और जिंक में ये फिर से एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होने लगता है। रीज़न आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। उसके बाद आप 4D में भी देखेंगे तो आप वहाँ पे पाएंगे कि यहाँ पर भी शुरुआत में एटॉमिक रेडियस कम हो रहा था, उसके बाद कांस्टेंट होता है और फिर से इंक्रीज़ होने लगता है। वहीं स्टूडेंट्स आप 5D वाली सीरीज़ की अगर बात करें तो 5D वाली सीरीज़ में और 4D में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। ऊपर से नीचे की अगर हम लोग बात करें तो 3D का जो है एटॉमिक रेडियस कम होता है, यानी स्कैंडियम वाली सीरीज़ का। उसके बाद आप देखेंगे कैडमियम वाली ये जो सीरीज़ है, इसमें जो है एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है। टॉप टू बॉटम अगर हम लोग आते हैं, ऊपर से नीचे लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, तो क्या होता है, पहले आपका डिक्रीज़ होगा, उसके बाद कांस्टेंट, और फाइनली लास्ट में थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन टॉप टू बॉटम आएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ बात करेंगे, स्कैंडियम से लैंथेनम की तरफ आते हैं, तब क्या होगा, स्कैंडियम से सेकंड वाली जो 4D सीरीज़ है उसमें तो एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, लेकिन लैंथेनम में क्या होता है, 4D के बराबर ही लगभग रहता है, उसमें कोई ख़ास ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलता। तो अब आपने जो है यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट भी इनका ट्रेंड समझ लिया, और टॉप टू बॉटम भी आपने इन एलिमेंट्स का ट्रेंड समझ लिया होगा। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पर, जहाँ पर हम ये जानेंगे कि ये जो 4D और 5D हैं, 5D में क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ क्यों नहीं हुआ, इसका रीज़न हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए चलते हैं उस स्लाइड में। सो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो आप देखेंगे 3D से 4D में तो इंक्रीज़ हो रहा था एटॉमिक रेडियस, लेकिन आप देखेंगे 5D सीरीज़ और 4D सीरीज़ में एटॉमिक रेडियस का चेंज देखने को नहीं मिलता है। उसके पीछे स्टूडेंट रीज़न है 4f ऑर्बिटल का। ये जो आपकी 4f ऑर्बिटल है वो वहाँ पर एक्ट करने लगती। लेंथेनॉइड आप जानते हैं, लेंथेनॉइड के बाद के एलिमेंट जो हैं आपके f ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं, और उसमें क्या होता है, f ऑर्बिटल्स पहले फिल की जाती हैं और उसके बाद फिर d ऑर्बिटल्स बढ़ी जाती हैं। इसकी वजह से क्या होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वहाँ पर इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ने की बजाय कम होने लगता है। इसीलिए हमें 4D के कंपैरिजन में 5D सीरीज़ के एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस लगभग सेम लगता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे
आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन एलिमेंट्स की किस तरीके से इफ़ेक्ट करती है, किस तरीके से चेंज होती है, उसका ट्रेंड क्या है, उसको हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, पॉजिटिव चार्ज अगर आपका बढ़ेगा, इसकी वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ जाएगी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का सीधा संबंध न्यूक्लियर चार्ज से है। अगर न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स को काफ़ी मजबूती से पकड़े रहेगा। फिर क्या होगा, वहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन निकालने में, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। वही एनर्जी आपकी कहलाती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आप समझ गए होंगे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर आपकी ज़्यादा होगी, इसका मतलब आपका एटम ज़्यादा स्टेबल होगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी से हमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो होती हैं, इन एटम्स की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, उनकी स्टेबिलिटी के बारे में पता चलता है। ऑल्दो द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की अगर हम लोग बात करते हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, तो आप अगर देखें तो इनका जो है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा उसमें अंतर होता है, और थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी उससे भी ज़्यादा जो है पाई जाती है। तो आप यहाँ पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देख सकते हैं। स्कैंडियम से, एक बार मैं अंडरलाइन करके आपको बता दूँ, ये स्कैंडियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसकी 631 है, सेकंड है 1235 किलो जूल पर मोल में इसको हम लोग मेज़र करते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी आप देखें, जैसे जैसे आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी पहले इंक्रीज़ होती है, आयरन तक आपकी इंक्रीज़ होती है, उसके बाद फिर ये डिक्रीज़ होने लगती है, और फिर उसके बाद फिर से इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो यही ट्रेंड आप देखेंगे, सेम ट्रेंड यहाँ पर फॉलो होता है। तो मिडिल तक आते आते क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपकी इंक्रीज़ होती है, और उसके बाद फिर वो डिक्रीज़ होती है, और फाइनली लास्ट में फिर इंक्रीज़ होने लगती है। तो ये ट्रेंड आप यहाँ पर देख सकते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे हम बात करेंगे इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की। ये जो भी एलिमेंट हैं आपके, इसमें हम लोग 3D एलिमेंट्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही देखने को मिलती है। टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख सकते हैं +2 +3 +4। वेनेडियम आपका +2 +3 +4 से लेकर +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसी तरह आप आयरन को देखेंगे तो आयरन भी जो है +2 +3 +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर शो करता है। तो इसमें अगर आप ये सब चीज़ें देखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट काफ़ी देखने को मिलता है ग्रुप डी एलिमेंट्स में। बाकी एलिमेंट्स में आपको इस तरीके की अलग अलग डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स एलिमेंट्स की देखने को नहीं मिलेगी। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। स्टूडेंट्स, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो स्टेबल हैं या नहीं, ये डिपेंड करता है किस तरीके के एलिमेंट के साथ ये कंपाउंड बना रहे हैं, उस पर ये डिपेंड करेगा कि किस तरीके ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी स्टेबल है या फिर नहीं। सो गाइस, अगर आप पिछला टेबल देखें तो आप पाएंगे जो सेंटर में एलिमेंट्स हैं टेबल के, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे मैग्नीज की बात करें तो +2 से लेकर +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट वहाँ पर शो करता है। जो एलिमेंट बिगनिंग वाली एलिमेंट है जैसे स्कैंडियम, तो वो केवल एक ऑक्सीडेशन स्टेट वहाँ पे शो कर रहा है। तो बिगनिंग वाली जो एलिमेंट है वो कम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं।
और जो लास्ट के एलिमेंट हैं उनमें डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, इसीलिए वो कम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्योंकि वहाँ पर डी ऑर्बिटल्स ज़्यादा खाली ही नहीं है, जिसकी वजह से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वो एलिमेंट्स आपके शो नहीं करते। सो गाइस, ऑक्सीडेशन स्टेट से हम लोग उसके कैरेक्टर के बारे में भी पता लगा सकते हैं। जो एलिमेंट कंपाउंड फॉर्म होते हैं उनके कैरेक्टर के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस स्लाइड में अगर आप देखें, जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता है वो कोवेलेंट कैरेक्टर शो करते हैं, और जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट हाइयर होता है वो आयनिक स्टेट, आयनिक कैरेक्टर शो करते हैं। और जो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हाइयर मेंबर के लिए, जो बड़े मेंबर्स हैं यानी जो बड़े एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, वो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जैसे रूथेनियम की बात करें, रूथेनियम जो है आपका, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा है, +8 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें यहाँ तक समझ में आई होंगी। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके बाकी टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।